अस्सलामुअलैकुम। SNA न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं मेज़बान नबीला बंगश। नाजरीन, सियासत में इस वक्त सबसे बड़ी सियासी हलचल ये है कि क्या इलेक्शन वक्त पर होंगे, क्योंकि सब कंफ्यूजन का शिकार है कि कहीं इलेक्शन मुलतवी तो नहीं हो गए। इसी पर बात करेंगे। स्पोकन पर्सन फ्री ऑफ फेयर इलेक्शन राशिद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती वक्त दिया। जी वालेकुम सलाम। सर सर जानना ये चाहती हूँ कि तमाम सियासी जमातें जो है वो इलेक्शन चाहती हैं। पहले ऐवान बाला में जो है वो इलेक्शन मुलतवी करने की करारदाद और फिर दोबारा करारदाद पेश की गई। तो सर ये तमाम तर सूरत हाल जो है ये क्या है, हालात किस तरफ जा रहे हैं? जी देखिए, इस वक्त जो बज़ाहिर लग रहा है वो यही है कि इलेक्शन अपने वक्त पे हो रहे हैं और उसमें किसी किस्म की शेड्यूल में कोई तब्दीली नहीं है और किसी तरह के इस तरह की कोई इंडिकेशंस, कोई इशारे भी नहीं पाए जाते कि इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं या आगे जा सकते हैं। ऐवान बाला में कुछ सेनेटर्स की वो अपनी राय है जो वो राय रख सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, ना वो इलेक्शन का अमल एक खुद मुख्तार इदारा करता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो तमाम प्रोसेसेस हैं वो अपने वक्त के मुताबिक हो रहे हैं और उसमें जो तमाम जो टाइमलाइंस हैं वो एडहेयर हो रही हैं अभी तक। तो तमाम इशारे इस बात को ही आश्कार करते हैं कि इलेक्शन अपने वक्त पर 8 फरवरी को हो जाएंगे। जी सर ये बताएं कि ऐवान बाला की ये जो सेनेटर्स है जिन्होंने करारदाद पेश की, तो इन करारदादों की कोई कानूनी हैसियत है या नहीं? नहीं, इनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, यानी कि वो इलेक्शन कमीशन पे इलेक्शन कमीशन पाबंद नहीं है कि वो सेनेट की इन करारदादों पर तवज्जो दे, क्योंकि जो इलेक्शन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस के तहत इलेक्शन के जो तमाम मामलात हैं वो आगे चलाए जा रहे हैं। तो ये सेनेट के कुछ सेनेटर्स की राय है जो जाहिर है उनकी राय है, लेकिन इसका कोई इलेक्शन टाइमलाइंस पे, शेड्यूल पे या इलेक्शन के होने ना होने से कोई अमल दखल नहीं हो सकता इनका। सर ज़राए से खबर आ रही है कि इलेक्शन कमीशन के जो मुलाजमीन है वो दबाव में है, प्रेशर में है। जबकि देखा जाए सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद साहब ने जो है वो इस्तीफा दे दिया, तो क्या किसी के दबाव में आकर इस्तीफा दिया उन्होंने? ज़ाहिर है गैब का इल्म तो ना आपको है ना हमें है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस तरह की कोई चीज़ हो सकती है। उनकी सेहत ठीक नहीं है, जो खबरें आ रही हैं, बाज़ खबरें हैं कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, लेकिन कल से खबर आ रही है कि वो मेडिकल लीव पे हैं और वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं। तो इस वजह से वो अपना काम शायद नहीं कर पा रहे। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन है वो तो 5 लोगों पर मुश्तमिल होता है, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स और हर सूबे के एक एक मेंबर हैं। इलेक्शन कमीशन फैसले उन्होंने करने हैं, सेक्रेटेरिएट का काम तो फैसलों के इम्प्लीमेंटेशन है। तो हमारे पास इस तरह की कोई इत्तला या कोई इस तरह की चीज़ नहीं है कि जिसमें हमें ये जो अफवाहें हैं या इस तरह की चीज़ें हैं इसको हम वो कर सकें कि ये ठीक है या नहीं है। जी सर अभी जैसे हमने सेनेटर्स की बात की, ऐवान बाला की, सुप्रीम कोर्ट ने जब हुक्म दिया कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शंस की तैयारी करे और आम इंतखाबात जो है वो होने चाहिए हर सूरत में। तो ये सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था जिसके हुक्म की तामील इलेक्शन कमीशन ने शुरू की, तैयारियां शुरू की इलेक्शंस की। ऐसे में ऐवान बाला में एक करारदादी जो पेश की गई सेनेटर्स की जानिब से, क्या इनके ऊपर तौहीन अदालत लग सकती है? नहीं नहीं, इस तरह जो ऐवान है, मुंतखब ऐवान है, वो अपनी राय दे सकते हैं किसी भी इशू पे, उस पर तौहीन क्या लगेगी। उनको इंडेमनिटी हासिल होती है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उस पे। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है इलेक्शन कमीशन और कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है सुप्रीम कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है इलेक्शन, तो उस प्रोसेस पे उसका कोई असर बज़ाहिर नहीं होगा। लेकिन सर ये खबरें आ रही हैं कि इन सेनेटर्स के खिलाफ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए, तो इस पर आप क्या कहेंगे? वो उनकी पार्टियां उनसे बाज़-पुरस कर सकती हैं, क्योंकि सब पार्टियां, किसी पार्टी ने अभी तक ये नहीं कहा कि वो इलेक्शन डिले होने चाहिए, मां सिवाय शायद एक आध पार्टी के।
लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब, उनका ख्याल है, अगरचे वो भी बहुत कोई एडमेंट नहीं है कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए, लेकिन वो कुछ कंसर्न सिक्योरिटी वगैरह के शो करते हैं। लेकिन जो उनकी पार्टियां हैं सेनेटर्स की, वो शायद बाज पुरस कर सकें, लेकिन वो तो पार्टियों का अंदरूनी मामला है, हम उस पर कुछ नहीं कह सकते। सर अगर बज़ाहिर तो हमें नज़र भी आ रहा है और ये खबरें भी आ रही है, बार बार इस चीज़ को रिपोर्ट भी किया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम नहीं की जा रही। तो सर इस पर आप क्या समझते हैं, क्या इलेक्शन कमीशन की जो किरदार है या उनकी जो तैयारियां हैं, क्या उन पर मनफी असरात नहीं मुरतब हो रहे? देखें, एज ए प्रिंसिपल जाहिर है सारी पार्टीज को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए और उनको मौके भी मिलने चाहिए, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड का जो पूरा इशू है वो हम उसको किसी परसेप्शन पे, किसी खबरों पे, कुछ एनेक्डोट्स पे, कुछ हेयरसे पे वो नहीं कर सकते। प्रोसेस को हमें देखना होता है कि जो नॉमिनेशंस हैं वो किस पार्टी से आई हैं। हमने देखा है कि नॉमिनेशन साइज शायद सबसे ज़्यादा पीटीआई से आई हैं। फिर उन्होंने रिजेक्शंस की कुछ बात की थी, वो भी ट्राइब्यूनल से बहुत ज़्यादा जो उम्मीदवार हैं उनको, जो अभी तक रिपोर्टें आ रही हैं वो ये हैं कि उनको इजाज़त मिल रही है। तो लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो उस पर कमेंट इस तरह किसी प्रोसेस के अंदर रह के नहीं किया जा सकता है, उस प्रोसेस के आउटकम पे किया जा सकता है, और वो शायद अभी वक्त नहीं है। बहुत सारे प्रोसेसेस बाकी हैं, उसमें हम देखेंगे। उससे पहले जो परसेप्शंस होते हैं, जो पार्टीज की अपनी जो पोजीशंस होती हैं, वो उनकी अपने अंदरूनी मामलात से तय होती है ना। तो हमें तो आउटकम देखना है। इलेक्शन ऑब्जर्वेशन ग्रुप्स जो हैं वो चीज़ों को मॉनिटर करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और उस जो प्रोसेसेस के आउटकम हैं, जो ओवरऑल आउटकम है, उसको देख के हम कमेंट कर सकते हैं। लेकिन एज ए प्रिंसिपल सर जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर जलसों का ऐलान करती है तो उनकी रहनुमाओं की पकड़ दकड़ का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाता है, और कागजाती नामजदगी भी मुस्तरद किए जा चुके हैं। तो उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, हमने इस पे कागजात नामजदगी मुस्तरद करना रिटर्निंग ऑफिसर्स का इख्तियार है, लेकिन हमने इलेक्शन कमीशन से ये दरख्वास्त की थी कि वो रिजेक्शंस जिस वजूहात से हुई हैं, वो सारी वजूहात जो हैं, वो जो ऑर्डर्स हैं रिटर्निंग ऑफिसर्स के, वो वेबसाइट पे लगा ले, ताकि हमें पता चल सके कि ये रिजेक्शंस क्यों हुई हैं। लेकिन कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजेक्शंस नहीं हैं। अगर हम उनको देखें 2018 और 2013 के इलेक्शन से मिलाकर, 2013 में 14.6% जो नॉमिनेशन पेपर्स थे वो रिजेक्ट हुए थे, 2018 में 10.4% पेपर्स रिजेक्ट हुए थे, अब 12.4% रिजेक्ट हुए हैं। तो रिजेक्शंस जो हैं उनकी तादाद ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसमें जो देखने की बात यह है कि रिजेक्शंस हुई किस बुनियाद पे हैं। बहुत सारे ट्राइब्यूनल्स जो हैं वो रिलीफ दे रहे हैं जो कैंडिडेट्स जिनके नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट हुए हैं। तो उससे लगता है कि कुछ रिजेक्शंस जो हैं वो बहुत ही छोटी छोटी टेक्निकल बेसिस पे हुई हैं, लेकिन हम उस पर कमेंट तभी कर सकते हैं जब हमारे पास वो ऑर्डर्स मौजूद हों जो पब्लिक नहीं किए गए। और हमारा ये ख्याल है कि ये ऑर्डर्स जो हैं वो पब्लिक किए जाने चाहिए, अगरचे कानून में इस तरह की कोई तकाजा नहीं है कि उनको इस तरह वेबसाइट पे पब्लिक किया जाए। लेकिन हमारा ये ख्याल था कि इलेक्शन की शफाफियत के लिए उन ऑर्डर्स को अगर पब्लिक कर दिया जाए तो हमें और लोगों को अपनी ओपिनियन बनाने में ज़्यादा वो मुफीद हो सकते हैं कि ये रिजेक्शंस क्यों हुई। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। थैंक यू रुखसान, थैंक यू। जी नाजरीन, राशिद चौधरी साहब की गुफ्तगू आप सब ने सुनी कि इलेक्शन 8 फरवरी को ही मुल्क भर में होने जा रहे हैं। अब देखना ये है कि इलेक्शन वक्त पर होंगे या नहीं होंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आप सबकी इस पर क्या राय है? SNN के कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए और देखते रहिए SNN न्यूज़।